हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। हमारी सीरीज चली हुई थी मध्यकालीन भारत की, और मध्यकालीन भारत में आज आपका फोर्थ लेक्चर रहेगा। पिछले 1 वीक से लेक्चर नहीं आए थे, इसके पीछे का रीजन मैं बता चुका था कि तबीयत ज़्यादा ही खराब थी। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। मध्यकालीन भारत हम पढ़ रहे थे, और मध्यकालीन भारत में हमारा जो टॉपिक चला हुआ था वो चला हुआ था दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत में तीसरा लेक्चर है आज। और यहाँ आज हम पढ़ेंगे तुगलक वंश के बारे में। जितने भी वंश हुए हैं और उनके जो संस्थापक हुए हैं वो हमने सेकंड लेक्चर में पढ़ा था, यानी कि दिल्ली सल्तनत के फर्स्ट लेक्चर में उनकी ट्रिक पढ़ी थी, कौन से वंश हैं, कौन कौन उनके संस्थापक हैं। अगर आपको याद नहीं है तो पीछे जाके अपना लेक्चर देखें, पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर लें। इस लेक्चर के भी पीछे के भी सभी लेक्चर के अपने पीडीएफ नोट्स बिल्कुल फ्री हैं ऐप शिक्षा युग 2.0 पर। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्लास हम स्टार्ट करें तो समझेंगे। हम सबसे पहले जो संस्थापक होते हैं उनका नाम है गयासुद्दीन तुगलक, तुगलक वंश के जो संस्थापक हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, इनको बोलते हैं पागल बादशाह। ये सबसे पढ़े लिखे होनहार कैंडिडेट हैं, लेकिन इनको पागल बादशाह बोलते हैं। इनकी रणनीतियां सारी की सारी असफल रही, इस कारण से इसको पागल बादशाह बोलते हैं। मध्यकालीन भारत के सबसे पढ़े लिखे शासक हैं ये। मध्यकालीन भारत के अनपढ़ शासक अकबर हैं, जिनको अकबर महान के नाम से जाना जाता है। अनपढ़ हैं उनको महान के नाम से जाना जाता है, जो और बिल्कुल पढ़े लिखे उनको पागल बादशाह के नाम से जाना जाता है। तो इस बात से ये तो आपका वहम निकल जाएगा कि जो पढ़े लिखे, ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं वही सब कुछ होते नहीं। इतिहास में ऐसा नहीं है, पढ़े लिखे पागल भी होते हैं और अनपढ़ महान भी होते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे फिरोज शाह तुगलक के बारे में। फिरोज शाह तुगलक के बारे में, और फिर इन तीनों के बारे में सैन्य स्थितियां कैसी थी, यानी सैन्य अभियान कैसे थे, आर्थिक स्थिति कैसी थी, सभी के बारे में जितने भी पॉइंट बनते हैं वो हम यहाँ पढ़ेंगे। एग्जाम में जितने भी फैक्ट्स आपसे पूछे जा सकते हैं सभी फैक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। कहानी थोड़ी बहुत हम समझेंगे, अदरवाइज ज्यादा कहानी सुनने के आप शौकीन हो तो आप और कहीं जा सकते हो। वो कौन सा ऐप आता है भाई जहाँ पे कहानियां सुनाते हैं, वो कुकू एफएम, तो वहां पे जा सकते हो भाई। जब भी यूट्यूब ऑन करते हैं तो वही कहानियां ही सुनाते हैं, वो लक्की वाली। अगर आपको एग्जाम करेक्ट करना है ना तो आप यहाँ आ सकते हो। तो संस्थापक कौन है? तुगलक वंश। तुगलक वंश इसके संस्थापक हैं। खुसरो खां को हरा कर ये, जिनका पहले नाम क्या था, गाजी मलिक अथवा तुगलक गाजी, और ये गयासुद्दीन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठे थे। इनके शासन काल के दौरान मंगोलों ने 29 बार आक्रमण किया था। मंगोलों ने 29 बार आक्रमण किया, और 29 के 29 बार आक्रमण को इन्होंने विफल कर दिया। विफल कर देने के कारण इनको कहा गया मलिक उल गाजी। इन्होंने 29 आक्रमण मंगोलों के विफल कर दिए, इस कारण से इनको क्या कहा गया? मलिक उल गाजी कहा गया। दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले गयासुद्दीन तुगलक कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, जो खिलजी वंश के थे, खिलजी के शासनकाल में उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में एक गवर्नर थे। तो ये क्या थे कि खिलजी वंश में गवर्नर थे, और जैसे भी कोई भी शासक हुए ना, वो किसी न किसी वंश के या तो उसके गुलाम हुए हैं या फिर उसके सेवा में कुछ भी है, गवर्नर हैं, सेनापति हैं, ऐसे हुए हैं। और उनकी जो केंद्रीय शक्ति की कमजोरी का फायदा उठाकर उन्होंने अगले वंश की स्थापना की है। फिर उस वंश के कमजोर, आगे चल के वो कमजोर पड़ते चले गए, तो उनके सेनापति ने या गवर्नर ने फिर उनका फायदा उठा के अगले वंश की स्थापना कर दी। ऐसे ही है ये सारा का सारा इतिहास। गयासुद्दीन तुगलक के बारे में पढ़ रहे हैं हम। वह पहला सुल्तान था जिसने अपने नाम के साथ गाजी, गाजी का मतलब होता काफिरों का वध करने वाला, काफिरों का वध करने वाला। किसने अपने नाम के साथ गाजी जोड़ा था, काफिरों का वध करने वाला जोड़ा था? गयासुद्दीन तुगलक ने। इन्होंने ना कुछ जो नीतियां थी, इससे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ कठोर नीतियां अपनाई थी, तो इन्होंने कठोर नीतियों को त्याग दिया, यानी कि नॉर्मल सामंजस्य की नीति अपनाई, यानी कि जहां से आप ये मान सकते हो कि आम जनता से मिलती जुलती नीतियां अपनाई थी। और इनके शासन में एक ये भी इफेक्ट पड़ा कि जो ये राजस्व है ये भी बहुत ज्यादा घट गया था, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के समय में ज्यादा से ज्यादा राजस्व वसूला गया था। तो इन्होंने कुछ छूट दे दी,
इन्होंने कुछ जो धन संपत्ति थी वो वापस लौटा दी, जमीन को जैसे कि उन्होंने खालसा भूमि में तब्दील कर दिया था तो इन्होंने अमीरों की जमीन वापस लौटा दी, इसका भी इस पे कुछ प्रभाव पड़ा था। इसने अपने राज्य में कुओं और नहरों का निर्माण करवाया। अपने सल्तनत में नहरों का निर्माण करने वाला वह संभवतः पहला सुल्तान था। ऐसी संभावना है कि ये नहरों का निर्माण करने वाला पहला सुल्तान था। उसने अलाउद्दीन के शासनकाल में अमीरों से ली गई भूमि को पुनः उन्हें लौटा दिया। अलाउद्दीन ने क्या किया था कि अमीरों से उनकी जो भूमि थी, ज्यादा से ज्यादा भूमि जो ले रखी थी उन्होंने, वो ले ली थी अपने कब्जे में। यानी कि उनका मानना था कि ज्यादा से ज्यादा जमीन होगी, ज्यादा पैसे होंगे तो ये विद्रोह करेंगे अपना, तो इनके पास इतना कुछ छोड़ दिया जाए जहां से इनकी रोजी रोटी अच्छे से चलती रहे, अपना विद्रोह नहीं कर सके। तो इन्होंने क्या कर दिया, उनकी जो जमीन थी वो वापस उन्हें लौटा दी। निजामुद्दीन औलिया से गयासुद्दीन की नहीं बनती थी। निजामुद्दीन औलिया थे, इनके साथ इनकी नहीं बनती थी। अब निजामुद्दीन औलिया से इन्होंने कहा था कि ये जब बंगाल अभियान के दौरान गए हुए थे तो कहा था कि जब तक मैं वापस दिल्ली आऊं आप दिल्ली छोड़ के चले जाना। और निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि हुनूज दिल्ली दूरस्त, कि अभी दिल्ली दूर है, आप दिल्ली आओ तो सही पहले, फिर छोड़ देंगे। और इन्होंने कहा था कि दिल्ली, मेरे दिल्ली पहुंचने से पहले छोड़ देना, और ये दिल्ली कभी पहुंचे ही नहीं। निजामुद्दीन औलिया ने उससे एक बार कहा था हुनूज दिल्ली दूर अस्त, ये तब कहा था जब ये बंगाल अभियान में गए हुए थे, और जब वापस आ रहे थे तो इनका जो पुत्र था गयासुद्दीन तुगलक का, जोना खां, उन्होंने एक महल बनाया था, लकड़ी का महल, और वापस आते वक्त उस महल में इन्होंने आराम करने के लिए स्टे, यानी कि स्टे लिया था या ठहरे थे, और उस लकड़ी के महल के गिरने से ही इनकी वहीं पे मृत्यु हो गई थी। तो ये कभी दिल्ली फिर वापस पहुंचे ही नहीं। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के पास स्थित पहाड़ियों पर रोमन शैली में एक नवीन नगर, एक नया नगर तुगलकाबाद बसाया था। उसमें एक दुर्ग का भी निर्माण करवाया था जिसका नाम था छप्पन कोट। छप्पन कोट नामक एक दुर्ग का भी निर्माण करवाया था। कई बार ये पूछा जाता है कि हुनूज दिल्ली दूर अस्ते किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। किसको कहा था? गयासुद्दीन तुगलक को। तो कहानी आप समझ गए कि क्यों कहा था, क्योंकि इन दोनों के आपस में बातें बनती नहीं थी। उसने अलाउद्दीन की कठोर नीति के विरुद्ध उदारता की नीति को अपनाया, जिसे बर्नी ने मध्यपंथी नीति अथवा रस्म ए मियान के नाम से जाना गया। यानी कि रस्म ए मियान कहा, बर्नी ने इनको, जिनकी नीतियों को रस्म ए मियान कहा, रस्म ए मियान कहा। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 में बंगाल अभियान से लौटते समय उनके पुत्र जूना खां के निर्देश पर अहमद अयाज द्वारा निर्मित लकड़ी के महल के गिरने से उसी में दबकर हो गई थी। ये उस लकड़ी के महल में ठहरे थे और वो महल गिर गया, उसी में दबकर इनकी मृत्यु हो गई थी। अब इसके पीछे क्या रीजन था अभी कुछ पता नहीं है, और वैसे अपने काम का भी नहीं, लेकिन हमें इतना ही पता है कि कुछ अलग अलग कहानियां इनके बारे में बताई जाती हैं, क्योंकि उधर निजामुद्दीन औलिया से इनकी बनती नहीं थी। उन्होंने कहा था कि उन्हूज दिल्ली दूर अस्त, और ये दिल्ली पहुंचे ही नहीं थे। तो गयासुद्दीन तुगलक के प्रमुख सैन्य अभियान देखते हैं। गयासुद्दीन तुगलक के अभियानों में से फर्स्ट देखते हैं, 1321 में गयासुद्दीन तुगलक ने अपने पुत्र जोना खां, जिनको आगे चल के मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना जाता है, जोना खां को तेलंगाना अथवा वारंगल के शासक प्रताप रुद्रदेव के विरुद्ध अभियान के लिए भेजा दक्षिण में। और जोना खां अपने प्रथम वारंगल अभियान या तेलंगाना अभियान में असफल रहा था। ये असफल रहा था, सफल नहीं हो पाया था। 1322-23 में फिर इसने जोना खां ने वारंगल पर पुनः अभियान किया। इसमें वह सफल रहा, वारंगल को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। पहले अभियान में वो असफल था, दूसरे में सफल रहा, और वारंगल को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया जाता है। इसका नाम बदलकर सुल्तानपुर रख दिया जाता है। साथ ही इसे कई प्रशासनिक भागों में भी बांट दिया। इसका नाम बदल के क्या रखा गया? सुल्तानपुर। सुल्तानपुर 1324 ईस्वी में स्वयं गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल पर चढ़ाई कर दी। खुद गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल पे आक्रमण कर दिया और उसे जीतकर दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। बंगाल को भी दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। बंगाल को जीतने के बाद जब वे वापस लौट रहे थे तो उत्तरी बिहार क्षेत्र में मिथिला क्षेत्र पड़ता है कि मिथिला के हरिसिंह देव को पराजित किया एवं तिरहुत के क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया और इसे दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। यह प्रथम अवसर था जब तुर्कों द्वारा, क्योंकि तुर्क थे, तुर्कों द्वारा साम्राज्य का विस्तार उत्तरी बिहार तक हो गया था। ये पहला अवसर था, पहला मौका था
यानी कि तुर्कों का यह पहला मौका था कि उत्तरी बिहार तक इन्होंने शासन स्थापित कर लिया था। जोना खां ने, यानी कि इनके समय में पांचवा अभियान है, जोना खां इनके पुत्र हैं। जोना खां ने अपना दूसरा अभियान 1324 में जाजनगर उड़ीसा पर किया। वहां का शासक भानुदेव द्वितीय था। शासक कौन था? भानुदेव द्वितीय था। इस युद्ध में जाजनगर का शासक पराजित हुआ और जोना खां को प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त हुआ। और आपको पता है कि गयासुद्दीन तुगलक की मौत हो गई थी। ये 5 इनके समय में अभियान थे और 4 इनके पुत्रों ने किए थे, यानी कि 2-3, और फिर एक इन्होंने बंगाल विजय के दौरान खुद किया था। इनका एक पहला तो असफल ही रहा था। और फिर जो समय आता है मोहम्मद बिन तुगलक, और जिनका नाम क्या था? जोना खां था। लेकिन उससे पहले थोड़ा देख लेते हैं गयासुद्दीन तुगलक के सुधार के बारे में। इन्होंने स्थिति सुधारने में क्या योगदान दिया है, इनके समय की स्थितियों के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। गयासुद्दीन के काल में राज्य की वित्तीय स्थिति काफी दयनीय हो गई थी। स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी। बाजार व्यवस्था नियंत्रण बनाने में सबसे ज्यादा अहम योगदान अलाउद्दीन खिलजी का था। उनके बाद यहाँ की स्थिति है वो दयनीय हो गई थी। अतः राज्य की वित्तीय स्थिति ठीक करने के लिए गयासुद्दीन ने लगान व्यवस्था की ओर ध्यान दिया। गयासुद्दीन ने अपने शासनकाल में अलाउद्दीन खिलजी के समय से चली आ रही कठोरता को कम कर दिया। और कठोरता को कम करने के पीछे का एक रीजन ये भी है क्योंकि जनता में आक्रोश भी होता है, जनता का शोषण भी होता है कठोरता से। और एक नुकसान ये भी होता है, इसका मतलब जिसको जब हम कठोरता को कम करते हैं तो यानी कि जो राजस्व इकट्ठा होता है वो भी कम आता है। जैसे कि पहले वन यानी कि 50% तक कर वसूलते थे, अब ये यानी कि 10% तक वसूलते हैं, तो राजस्व तो घटेगा ही घटेगा। ऐसी कंडीशन में उसने मध्यस्थ भूमिपतियों जैसे खुद मुकद्दम चौधरी आदि जो थे उनके अधिकार को पुनः वापस कर दिया। लगान की दर में परिवर्तन किया। रैयतों से पहले की तरह पैदावार का 1/5 से 1/3 भाग लगान के रूप में वसूल किया जाने लगा। इसके अलावा उसने आदेश दिया कि 1 वर्ष में इक्ता या प्रांत अथवा सूबा, यानी कि राज्य, जैसे कि आज अपने समय के राज्य हैं, तो क्षेत्र हैं, राजस्व में 1/10 से 1/11% से वृद्धि नहीं हो सकती। 1/10 से 1/11% से अधिक की वृद्धि नहीं हो सकती, यानी इतनी ही रहेगी। अकाल की स्थिति में, अगर किसी कंडीशन में अकाल पड़ जाता है तो अकाल की स्थिति में भूमि कर को माफ भी कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि अकाल की स्थिति में भी भूमि कर वसूला जाएगा, अकाल की स्थिति में भूमि कर को माफ करने का भी प्रावधान किया गया था। गयासुद्दीन ने मध्यस्थ वर्ग, यानी कि जो भूमिपति थे, जो भूमि के ज्यादा भूमि के मालिक थे, को किसानों से लगान के अलावा सभी प्रकार के कर वसूलने से रोक दिया। अब क्या था कि जो भूमिपति होते थे, जो बड़े भूमि वाले होते थे, वो क्या थे? किसानों को रखते थे, यानी कुछ लोगों को रखते थे अपने खेतों में काम करने के लिए। अब ये था कि भूमि कर के अलावा सभी प्रकार के जो कर हैं वो वसूलने से रोक लगा दिए। पहले जो भी अलग अलग तरह के सिंचाई कर और कर, आप एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हो, उन्होंने जितने भी कर लगाए थे अपनी मर्जी से वो सारे कर रोक लगा दी। सिर्फ आपको भूमि कर देना होगा। अमीरों या इक्तादारों द्वारा लगान वसूली में कठोरता, यानी सॉरी, ठेकेदारों की पूर्ति पर पूर्णतः रोक लगा दी। इन्होंने यानी कि आम जनता के लिए काफी अच्छी नीतियों को अपनाया है, कठोरता को बहुत हद तक कम किया है। कर सुधारों के अंतर्गत इक्तादारों द्वारा फवाजिल या अतिरिक्त कर कर केंद्रीय कोष में जमा करने के उपाय किए। ऐसा नहीं है कि जो फाजिल है, अतिरिक्त जो कर है, वो केंद्रीय कर कोष में आप जमा कराएंगे, आप अपने पास नहीं रखेंगे। ऐसे इन्होंने प्रावधान किए। गयासुद्दीन तुगलक ने सैन्य संगठन की कार्यकुशलता को भी बनाए रखा क्योंकि उसने दाग यानी घोड़ों पर मुहर लगाना, हालिया, सैनिकों का चेहरा पद्धति और व्यवस्थित ढंग से लागू किया। जो ये दाग, घोड़ों पर दाग लगाना, हुलिया लिखना, ये जो स्थिति है, ये प्रारंभ किया था, किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। गयासुद्दीन तुगलक ने पुरानी सड़कों की मरम्मत कराई, जो पुरानी सड़क थी उनकी मरम्मत कराई, पुलों एवं नई सड़कों का भी निर्माण करवाया। यह प्रशासन में नैतिक नियमों का समर्थक था तथा शराब उत्पादन एवं उसकी बिक्री पर इसने पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। शराब उत्पादन पर और बिक्री पर पूर्ण रूप से इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। मुहतसिब, ऐसे ऐसे शब्द कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। मुहतसिब शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? मुहतसिब नामक अधिकारी को नैतिक शिष्टाचार के अनुपालन का दायित्व दिया गया था।
ग्यासुद्दीन की डाक व्यवस्था उत्कृष्ट थी, इनकी जो डाक व्यवस्था थी वो काफी उत्कृष्ट थी डाक व्यवस्था। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था काफी अच्छी थी। तो डाक व्यवस्था है इनकी काफी उत्कृष्ट थी। शीघ्र डाक पहुंचाने के लिए प्रत्येक 3-4 मील पर डाक पहुंचाने वाले कर्मचारी या घुड़सवार नियुक्त किए गए थे। डाक विभाग का मुखिया ब्रीद ए मुमलिक, ब्रीद ए मुमलिक, ऐसे ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना, ऐसे ऐसे जो नाम होते हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि ब्रीद ए मुमलिक किसे कहा गया था। तो डाक विभाग का जो मुखिया था उसको ब्रीद ए मुमलिक कहा गया था। प्रीलिम्स में ऐसे नाम कई बार पूछे जाते हैं, ऐसे नाम दे दिए जाते हैं, पूछ लिया जाता है ये किसके लिए प्रयोग किया गया था। ये प्राचीन भारत मध्यकालीन भारत में कुल मिला के 40 से 50 नाम होते हैं। ये आप ध्यान रखना, अलग से अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लेना। फिर जो समय आता है मोहम्मद बिन तुगलक का, दूसरे शासक कौन होते हैं? मोहम्मद बिन तुगलक। 1325 से 1351, पागल बादशाह, क्या बोलते हैं इनको? पागल बादशाह। इनको बोलते हैं पागल बादशाह। ग्यासुद्दीन की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी जूना खां, इन्हीं के द्वारा बनाया गया महल था, उसी में गिर के, उसी के गिरने से इनके पिता की मृत्यु हो गई थी, जूना खां। तुगलक के नाम से, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। मोहम्मद बिन तुगलक का नाम, मूल नाम था वो उलुग खां था, उलुग खां था, मूल नाम उलुग खां था। मोहम्मद बिन तुगलक सल्तनत काल का सर्वाधिक विवादग्रस्त सुल्तान था। वह संभवतः मध्यकालीन भारत समस्त सुल्तानों में सर्वथा योग्य एवं सर्वाधिक शिक्षित विद्वान व्यक्ति था। इतना शिक्षित, इतना विद्वान, सर्वथ योग्य, फिर भी इनको पागल बादशाह के नाम से जाना जाता है, फिर भी इनको पागल बादशाह के नाम से जाना जाता है। उसे अपनी सनक भरी, क्यों जाना जाता पागल बादशाह के नाम से? उसे अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों, दूसरों के दुख सुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण ही सौपनशील, पागल, रक्त पिपासु कहा गया। इनके कई बार में ऐसे ऐसे नाम पूछते हैं। सनक भरी योजनाएं थी इनकी। वह प्रथम सुल्तान था जिसने योग्यता के आधार पर लोगों के बीच पदों का आवंटन किया। देखो कितना अच्छा काम किया था कि योग्यता के आधार पर लोगों के बीच पदों का आवंटन किया था। ऐसे नहीं है कि हमारे रिश्तेदार, हमारे जान पहचान के, नहीं, जो योग्य है उसी को वो पद मिलेगा। फिर भी बेचारे को पागल कहा गया, क्यों? क्योंकि इनकी नीतियां थी ना वो ज्यादा अच्छी नहीं थी। इनके जो भी मन में आ जाता वही कर लेते, ये यही नहीं देखते कि इसका परिणाम क्या होगा। कृषि के विकास के लिए उसने अमीर-ए-कोही नामक एक नए विभाग की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी, जिसको बाद में दौलताबाद कहा जाता है, दिल्ली से देवगिरी किया, दिल्ली से देवगिरी राजधानी स्थापित की। तो जहां से पूरी राजधानी लेके चले हैं तो बहुत से लोग वहां तक, यहां से चले थे वहां तक पहुंच ही नहीं पाए। काफी ज्यादा खर्चा हो गया, काफी नुकसान हुआ है। फिर अकाल पड़ जाता, वापिस वापिस लौटते इधर। फिर यानी कि आपको पता है यहाँ से 100 चलेंगे तो वहां तक 50 पहुंच पाएंगे, और फिर वहां से 50 चलेंगे तो यहाँ तक फिर 25 पहुंच पाएंगे। ऐसी स्थितियां हो जाती हैं। इसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की। इसी देवगिरी का नाम बदलकर बाद में दौलताबाद रखा गया था। राजा मुंदरी के एक अभिलेख में मोहम्मद बिन तुगलक को दुनिया का खान, दुनिया का खान कहा गया। इसको दुनिया का खान के नाम से भी जाना जाता है। वह सर्वप्रथम ऐसा सुल्तान था जिसने बिना किसी भेदभाव के योग्यता के आधार पर अपने अधिकारियों की नियुक्ति की। इब्न बतूता, इनके समय में इब्न बतूता आए थे। इब्न बतूता नामक अफ्रीकी यात्री जो 1333 में थे भारत आए, जिसे सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। दिल्ली का काजी, इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया। और इसने इब्न बतूता को राजदूत के रूप में चीन भेजा था, राजदूत के रूप में चीन भेजा था इब्न बतूता को। पढ़े लिखे होकर भी ये बेचारे पागल बादशाह कहलाए हैं मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता द्वारा लिखित एक पुस्तक है जिसका नाम है रेहला। क्या नाम है? रेहला। रेहला में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की घटनाओं का वर्णन हुआ है।
इस पुस्तक में इब्न बतूता ने विदेशी व्यापार, विदेशी व्यापारियों के आवागमन, डाक चौकियों की स्थापना यानी कि डाक व्यवस्था और साथ ही साथ तत्कालीन गुप्तचर व्यवस्था के विषय में विस्तार पूर्व वर्णन किया है। किसने? इब्न बतूता ने। और इनको चीन भेजा गया था राजदूत बनाकर। ये एक अफ्रीकी यात्री थे। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में सबसे अधिक विद्रोह हुए हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में सबसे ज्यादा विद्रोह हुए हैं, और विद्रोह होते होते जो छोटे जो राज्य थे इनके जो अंडर में थे, वो सारे के सारे आजाद हो जाते हैं। सारे के सारे अपने आप को स्वतंत्र कर लेते हैं इनसे। बहुत से छोटे छोटे राज्य इन्हीं के समय पे स्वतंत्र कर लेते हैं। दक्षिण में के तो लगभग बहुत से अपने आप को स्वतंत्र कर लेते हैं। इसी दौरान विजयनगर साम्राज्य, जो जब हम दक्षिण भारत पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत के दौरान, तो विजयनगर साम्राज्य भी इन्हीं के शासन के दौरान अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं। विद्रोह के परिणाम स्वरूप प्राय समस्त दक्षिण राज्य स्वतंत्र हो गए थे। 27 विद्रोह अकेले दक्षिण भारत में हुए थे। इनके समय में 27 विद्रोह तो अकेले दक्षिण भारत में हुए थे। इसके शासन काल में विजयनगर साम्राज्य, जो आगे चल के हम पढ़ेंगे, और बहमनी साम्राज्य स्वतंत्र हो गए थे। ये दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण वंश हुए हैं, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य। 1336 में दक्षिण भारत में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने स्वतंत्र विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। इसके बारे में बिल्कुल डिटेल से इस टॉपिक में दक्षिण भारत के दौरान पढ़ेंगे। 1343 में महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने बहमनी राज्य की स्थापना की थी। तो महाराष्ट्र में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। वह दिल्ली सल्तनत का सर्वप्रथम शासक था, जो अजमेर में शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और बहराइच में सालार मसूद की मकबरे का दर्शन करने गया था। मैंने एक और 3 से 4 दिन पहले एक वीडियो देखी थी किसी मौलवी की। उन्होंने कहा था कि ये जो दरगाह होता है, सिर्फ अल्लाह का सजदा करो, दरगाहों पे कुछ नहीं होता। देखो भाई, मैंने एक वीडियो देखी थी, कहते हैं कि इनमें कुछ नहीं होता, जो अपनी मक्खी तक नहीं उड़ा सकते तो आपको क्या हेल्प करेंगे। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का सजदा करो। यानी कि हमारे धर्म में आप ये मान सकते हो कि भगवान, डायरेक्ट भगवान की पूजा करो भाई, बाकी सब छोड़ दो। पढ़े लिखे बच्चे हो, पढ़ाई पे ध्यान दो। उसने बदायूं में मीरन हमारे धर्म में तो ये मान के चलो कि हम तो ज्यादा से ज्यादा गीता को ही महत्व ज्यादा देते हैं। आपने पढ़ी या नहीं पढ़ी है? नहीं पढ़ी तो पढ़ के देख लेना भगवत गीता। उसने बदायूं में मीरन मुलहिम, दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया, मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन और अजूधन, शेख मुल्तान आदि संतों की कब्र पर मकबरों का निर्माण करवाया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह, ईश्वर सुल्तान का समर्थक है। ईश्वर है, भगवान है, अल्लाह है, वो क्या है? सुल्तान, यानी कि राजा का समर्थक है। ये उपाधि धारण की, अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह, यानी कि तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह, ईश्वर सुल्तान का समर्थक है की उपाधि को धारण किया। उसने आदिलाबाद का किला और जहांपना नगर की भी स्थापना की थी। इनका भी निर्माण करवाया था। इससे आगे अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े, उसके शासनकाल में कान्हा नायक ने विद्रोह कर स्वतंत्र वारंगल राज्य को स्थापित किया। यानी कि बहुत से छोटे छोटे जो राज्य थे, इन्होंने जिन पर नियंत्रण किया हुआ था, सभी अपनी अपनी स्थिति को सुदृढ़ करते हैं और इनसे स्वतंत्र हो जाते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक विद्वान था। उसने ईसा ए महरू नामक पुस्तक की रचना की थी। आपको पता है, बहुत बड़ा सुल्तान यानी बहुत बड़ा विद्वान था, पढ़ा लिखा था, वो बात अलग है कि मूर्ख था। और इसने एक ईसा ए महरू नामक एक पुस्तक की रचना भी की थी। अपनी विवादापस्त यानी कि विवादों से भरी नवीन योजनाओं के तहत मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब के उपजाऊ प्रदेश में लगभग 50% कर वसूली में वृद्धि कर दी।
जो कर वसूली थी वो बढ़ाकर 50% तक कर दी। इसी साल अकाल पड़ गया। बेचारे ने कुछ सोचा था कि ये दोआब क्षेत्र क्या होता है, दो नदियों के मध्य का क्षेत्र जहां पे अच्छी खासी उपजाऊ जमीन होती है, अच्छा खासा अनाज का उत्पादन होता है। इसने क्या किया, टैक्स बढ़ा दिया, कर बढ़ा दिया। और हुआ क्या, उसी दौरान अकाल पड़ गया। कहते हैं ना कि इसी टाइम पे सर मुंडवाया था, यानी बाल कटवाए थे, और उसी दौरान ओले पड़ गए। तो इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसी साल अकाल पड़ गया और फिर से जबरदस्ती कर वसूलने से विद्रोह भड़क जाने के कारण यह नवीन योजना असफल हो गई। और हुआ क्या, इसने क्या किया कि फिर भी कर वसूली पर ध्यान दिया, यानी कि जो भी हो हम कर बराबर ही वसूल करेंगे। और इस ऐसी कंडीशन में जनता ने विद्रोह कर दिया, और जनता ने विद्रोह करने के कारण ये स्कीम क्या हो गई, असफल हो गई। दूसरी योजना के तहत मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी, जो दौलताबाद है, स्थानांतरित की थी। इसमें भी उसका चाहा पूरा नहीं हुआ और यह योजना भी उसकी असफल हो गई, और ये वापस अपनी राजधानी दौलताबाद से दिल्ली ले आए। यानी कि दो इन्होंने स्कीम लगाई और दोनों की दोनों ही असफल हो गई बेचारा की, इसलिए इनको पागल बादशाह कहा गया। जो तीसरी योजना है, तीसरी योजना के तहत उसने संभवतः पीतल यानी सिक्का, पीतल का, फरिश्ता के अनुसार पीतल और तांबा बरनी के अनुसार धातुओं के सिक्के चलवाए, जिसका मूल्य चांदी के रुपए टंका के बराबर था। पीतल और तांबे के सिक्के चलवाए थे, जो कि चांदी के सिक्के टंका के बराबर था। सिक्कों के ढालने की क्रिया पर नियंत्रण न होने के कारण सिक्के जो बनाए जाते थे उनकी जो टकसाल बोलते हैं उन पे कोई नियंत्रण नहीं था। तो यानी कि आपको पता है कि ऐसे ऐसे सिक्के हैं, पीतल के बनते हैं, पीतल आप अपने घर में आप रखते हो, मान लेते मिल जाता है, तो आपने भी घर पे अपने सिक्के बना दिए, तो ऐसे नकली सिक्के बना दिए बहुत जनता ने। तो सिक्कों के ढालने की क्रिया पर नियंत्रण न होने से अनेक जाली टकसाल सामने आए, जिससे अर्थव्यवस्था को खासा नुकसान हुआ और उसकी तीसरी योजना भी असफल हो गई। तो तीनों की तीनों योजना असफल हो गई। अब चौथी जो योजना थी, इन्होंने क्या किया, चौथी योजना बेचारे के साथ क्या घटना होती देखो। चौथी योजना में सुल्तान ने अपनी चौथी योजना के तहत खुरासान को जीतने के लिए 3,70,000 सैनिकों को 1 वर्ष का अग्रिम वेतन दे दिया। खुरासान को जीतने के लिए 3,70,000 सैनिकों को 1 साल का अग्रिम वेतन दे दिया। भाई मैंने आपको अग्रिम वेतन दे दिया, यहाँ कभी भी लड़ाई हो तो मैं आपको इससे आगे कुछ नहीं दूंगा, आपको लड़ाई लड़नी है। लेकिन कुछ समय बाद वो समझौता हो गया, वो लड़ाई हुई नहीं, तो इनका भी यहाँ पे घाटा हो गया। तो 3,70,000 सैनिकों को 1 वर्ष का अग्रिम वेतन यानी एडवांस में सैलरी दे दी, पर दोनों देशों के बीच समझौता हो गया और इस प्रकार उसकी चौथी योजना भी असफल हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक की महत्वाकांक्षी योजनाओं के असफल होते जाने की वजह से ही उसे असफलताओं का बादशाह, तो 4 की 4 योजनाएं बेचारे के असफल हो गई, इसलिए इनको असफलताओं का बादशाह भी कहा गया। वह प्रथम सुल्तान था जिसने हिंदुओं के त्योहारों होली, दीपावली वगैरह में भाग लेना प्रारंभ कर दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 में तारगी को समाप्त करने के लिए सिंध जाते समय थट्टा के निकट गोडाल में हो गई थी। सिंध जाते समय इनकी मृत्यु हो गई। इतिहासकार ABM हब्बी बुल्ला ने इनकी मृत्यु पर कहा कि लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से, कि लोगों को तो जनता को सुल्तान से मुक्ति मिली और सुल्तान को जनता से मुक्ति मिली। ये जो जो कंडीशन लगाया करते थे कोई कामयाब नहीं होती। जनता इनसे त्रस्त थी, जनता से ये परेशान थी, यानी कि जनता से शासक परेशान और शासक से जनता परेशान। यानी कि अब इनकी मृत्यु के बाद क्या कहा गया, जनता इनसे, यानी कि जनता को इनसे मुक्ति मिली और इनको जनता से मुक्ति मिली। और इसके बाद जो आते हैं फिरोज शाह तुगलक। कौन आते हैं, फिरोज शाह तुगलक का शासन काल आता है। फिरोज शाह तुगलक का प्रथम राज्याभिषेक थट्टा यानी कि सिंध प्रदेश के पास 20 मार्च 1351 में हुआ। पुणे दिल्ली में अगस्त 1351 में उसका दूसरी बार राज्याभिषेक हुआ। वो यहाँ पे सिंध प्रांत में गए थे, दिल्ली वापस लौटे तब, और फिर दिल्ली में भी इनका दोबारा से राज्याभिषेक हुआ। फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई और सीप लार रजब का पुत्र था। ये कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं होते हैं, तो ये इसका चचेरा भाई था। उसकी मां बीबी जैला राजपूत सरदार रणमल की पुत्री थी। खलीफा ने फिरोज शाह को कासिम आमिर उल मोमिन की उपाधि से नवाजा।
फिरोज शाह ने अपने शासनकाल में राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत 24 कष्टदायक करों से जनता को निजात देते हुए मात्र 4 कर वसूलने के आदेश दिए, जो कि जहां पे 24 टाइप के कर वसूले जाते थे वहां पे सिर्फ 4 टाइप के, ये यानी कि बंद करके 4 टाइप के ही कर वसूले जाएंगे आपसे, 4 टाइप के कर वसूलने जाएंगे। फिरोज शाह तुगलक पहला मुसलमान था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला शासक कौन था? तो जजिया कर क्या होता है कि एक ऐसा मुस्लिम साम्राज्य जिसके अंतर्गत मुस्लिमों के अलावा कोई भी नागरिक रहता है उसको अपनी संपत्ति के रख रखाव के लिए जजिया कर देना पड़ेगा। तो जजिया कर ब्राह्मणों पर लगाने वाले कौन थे? फिरोज शाह तुगलक। उसने एक नया कर सिंचाई कर भी लगाया जो उपज का 1/10 था। जो उपज होगी, जो पैदावार होगी अन्न की, उसमें से 1/10 भाग यानी कि सिंचाई का कर भी आपको पे करना पड़ेगा। फिरोज शाह तुगलक की नीति साम्राज्य विस्तार की नहीं थी बल्कि उसे सुरक्षित बनाए रखने की थी। इनकी नीति ऐसे नहीं थी कि हम ज्यादा से ज्यादा साम्राज्य पर नियंत्रण करें। इसने क्या किया, जितना अपने अंदर आता है, जितना अपने को मिला है, बस उस पर नियंत्रण रखें, ये नहीं छीनना चाहिए। ज्यादा के चक्कर में कहीं इसको भी नहीं खो दे। कई बार बच्चे करते हैं मैं ये भी कर लूं वो भी कर लूं, कुछ नहीं मिलता, ना माया मिलती है ना राम। तो ये बेचारा संतुष्ट आदमी था, इन्होंने संतुष्टि कर ली, जितना अपने पास उतना ही चाहिए। उसने मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा जनता पर लगाए गए अनाप शनाप सभी ऋणों को माफ कर दिया। जो भी मोहम्मद बिन तुगलक थे पागल बादशाह, इन्होंने जो भी तरह तरह के कर लगाए थे उनको सबको माफ कर दिया। उसने 9 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। उसने राजकीय पदों को वंशानुगत बनाया। इससे पहले क्या थे कि वो योग्यता के आधार पर इन्होंने वंशानुगत बना दिया। उसने अधिकांश सैनिकों को बतौर वेतन जागीर प्रदान की, यानी कि आपको वेतन के रूप में जागीर मिलेगी, न कि पैसे, जागीर मिलेगी, वहां से आपको वसूली मिलेगी, उससे आपको अपना काम चलाना है। उसने दासों की देखभाल के लिए दीवान ए वंदागान नामक एक नए विभाग की स्थापना की। वह प्रथम सुल्तान था जिसने उलेमाओं को भी प्रशासनिक कार्यों में लगाया। उलेमाओं को भी इसने प्रशासनिक कार्यों में लगा दिया था। फिरोज शाह तुगलक ने 1 दर्जन नए नगरों की स्थापना की थी, जिसमें से प्रमुख है फतेहाबाद हरियाणा, फिरोजपुर, जौनपुर, हिसार, फिरोजाबाद दिल्ली इत्यादि थे। वह प्रथम सुल्तान था जिसने हज यात्रियों के लिए राज्य के खर्च पर हज यात्रा की व्यवस्था की, यानी कि जो हज यात्रा पे जाएगा तो उनका खर्चा सरकार उठाएगी, यानी कि उनको पर्सनल खर्चे पे जाने की जरूरत नहीं है, सरकार उनका खर्चा उठाएगी। उसने अपने शासनकाल में मेरठ और खिजराबाद के जो वो थे अशोक के जो अभिलेख थे, सम्राट अशोक के दोनों स्तंभ मंगवाकर दिल्ली में स्थापित कर दिए। ये पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यानी मेरठ और खिजराबाद यानी टोपरा के जो अभिलेख थे वो दिल्ली स्थानांतरित किसने करवाए थे? फिरोज शाह तुगलक ने। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। उसके शासनकाल में निर्मित खान ए जहां तेलंगानी के मकबरे की तुलना जेरूसलम के निर्मित उमर के मस्जिद से की जाती है। उसने चांदी एवं तांबे के मिश्रण से बनाए गए सिक्के भारी संख्या में जारी किए। किस किस से? चांदी और तांबे के मिश्रण से बनाए गए सिक्के जारी किए, जिन्हें क्रमशः अद्धा और विक के नाम से जाना गया। ये अद्धा और विक क्या थे? सिक्के थे। उसने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं और लड़कियों की मदद करने के लिए दीवान ए खैरात नाम के एक नए विभाग की स्थापना की। दीवान ए खैरात नाम के एक नए विभाग की इन्होंने स्थापना की। फिरोज शाह तुगलक ने ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से लूटे गए, ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से लूटे गए 1300 ग्रंथों में से कुछ को फारसी में अनुवाद करवाया। जो ग्रंथ थे उनको फारसी भाषा में अनुवाद करवाया। सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासन काल में सर्वाधिक दासों की संख्या फिरोज शाह तुगलक के समय में थी। सर्वाधिक दास फिरोज शाह तुगलक के समय में थे, जो लगभग 1,80,000 तक माने जाते हैं। फिरोज शाह के दरबार में राज के संरक्षण पाने वाले विद्वान थे जियाउद्दीन बरनी, शम्स एम सिराज अजीफ। ये किसके शासनकाल में थे? जियाउद्दीन बरनी फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। शम्स ए सिराज अफीफ ये फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में थे। फिरोज शाह तुगलक रचित आत्मकथा, फिरोज शाह की आत्मकथा क्या थी? फुतहात ए फिरोज शाही, फुतहात ए फिरोज शाही। जियाउद्दीन बरनी की प्रमुख कृति है तारीख ए फिरोज शाही। तारीख ए फिरोज शाही किसने लिखी थी? बरनी ने लिखी थी। किसने लिखी थी? बरनी ने लिखी थी। फतवा ए जहांदरी भी किसने लिखी थी? बरनी ने लिखी थी। ये 2 किताबें एग्जाम में पूछता है, किताबें कौन सी किसने लिखी थी?
फिरोज शाह ने 1360 में जाजनगर यानी कि उड़ीसा पर आक्रमण कर वहां के शासक भानुदेव तृतीय को हराकर पुरी के जगन्नाथ मंदिर को तोड़ दिया, विध्वंस कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। पुरी के जगन्नाथ मंदिर को इन्होंने तोड़ दिया। उसने 1361 में नगरकोट, नगरकोट पता है क्या? नगरकोट आगे पढ़ोगे किसका जन्म हुआ था, कमेंट करके बताना। आक्रमण कर वहां के शासक को पराजित कर ज्वालामुखी मंदिर को पुनः नष्ट भ्रष्ट कर दिया इन्होंने। मंदिर तोड़ने में तो ये माहिर है। राज्य में आंतरिक व्यापार को बढ़ाने के उद्देश्य से फिरोज शाह ने कई करों को समाप्त कर दिया। यमुना नदी के तट पर बसाया गया फिरोजाबाद नगर उसे सर्वाधिक प्रिय था। उसने दारू लस्फा नाम से एक राजकीय अस्पताल का निर्माण करवाया, दारू लस्फा निर्माण भी करवाया, जिसमें गरीबों का इलाज मुफ्त में किया जाता था। यानी कि बिल्कुल अपने सरकारी हॉस्पिटल की तरह 5 रुपए की पर्ची में इलाज हो जाता है। उसने अनेक मकतबों एवं लगभग 13 मदरसों की स्थापना भी करवाई। उसने हिंदुओं को जिम्मी, इस्लाम स्वीकार न करने वाले कहा। हिंदुओं को क्या कहा? जिम्मी, जिसका मतलब है इस्लाम न स्वीकार करने वाले। और ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। उसने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया। फिरोज शाह कोटला मैदान कहाँ? कमेंट करके बताएं भाई जल्दी से। उसने संस्थानी जो 6 जीतल का था नाम एक नया सिक्का चलवाया था, संस्थानी। तो यहां तक हमने पढ़ा। तो आपको पता है पीछे के 1 वीक बाद हमने आज क्लास प्रारंभ की थी, क्योंकि हेल्थ ज्यादा ही खराब थी। बुखार अपना यानी कि फीवर था, गले में खराश थी, ज्यादा ही खराब थी। अपनी हेल्थ थोड़ा सा रिकवर हुए, ज्यादा बोलते समय फिर से दिक्कत हो रही है, तो हम क्लास अपनी यहीं तक स्टॉप करेंगे थोड़ा सा और पढ़ के। फिरोज शाह तुगलक ने अपने जारी किए गए सिक्कों पर स्वयं को खलीफा अंकित करवाया था। साथ ही उन सिक्कों पर अपने पुत्र एवं उत्तराधिकारी फतेह खां का नाम भी अंकित करवाया। उसकी सफलताओं का श्रेय इतिहासकार उसके प्रधानमंत्री खान ए जहां मकबूल को देते हैं। यानी कि इनके जो प्रधानमंत्री थे खान ए जहां, इनकी रणनीतियों का कारण ही इनको इतनी सफलताएं मिली हैं। उसका शासन कल्याणकारी निरंकुशता के सिद्धांत पर आधारित था, यानी कल्याणकारी भी और निरंकुशता के आधार पर था। प्रसिद्ध इतिहासज्ञ एल्फिंस्टन और हेनरी एलिगेट ने फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत युग का अकबर कहा। सल्तनत काल का या सल्तनत युग का अकबर किसे कहा जाता? फिरोज शाह तुगलक को। फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु 1388 में हो जाती है। 1388 में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो जाती है। तो कुछ पीछे के 2-3 पेज और बचे हैं। तुगलक शाह, अबू बकर, ये छोटे छोटे वंशज हुए हैं। इनके बाद इनकी जो कुछ छोटी छोटी बातें हैं ये आप एक बार खुद अपने आप से देख सकते हैं। तो पतन के कारण की अगर बात करें हम, तो इनके पतन के कारण मोहम्मद बिन तुगलक की महत्वाकांक्षी योजनाओं की, यानी कि जो पागल बादशाह थे मोहम्मद बिन तुगलक की महत्वाकांक्षी योजनाओं की असफलता के कारण राजस्व घट गया था। सुल्तान ने अपनी इन योजनाओं की असफलता का कारण अमीरों एवं जनता की उदासीनता को मानकर उन्हें कठोर दंड दिए। गलती खुद करते हैं और दंड किसी और को देते हैं, जिससे अमीर एवं जनता में सुल्तान के विरुद्ध बगावत हो गई। उन्होंने बगावत कर दी। उसके शासनकाल में विद्रोह हुए, जिससे साम्राज्य के विघटन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही छोटे छोटे राज्य स्वतंत्र हो जाते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने दया एवं क्षमाशीलता की नीति अपनाकर मुसलमानों पर विश्वास तो प्राप्त किया, किंतु सल्तनत की नींव कमजोर कर दी। फिरोज शाह तुगलक यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जो शासक होते हैं, इन्होंने मुसलमानों से तो क्या है कि भाईचारे की स्थिति को अपनाया, लेकिन बाकियों में तो क्या है विद्रोह की भावना हो जाती है। फिरोज शाह द्वारा जारी की गई जागीर प्रथा, भ्रष्ट सरकारी तंत्र एवं वंशानुगत पदों की घोषणा, यानी कि उससे पहले योग्य थे और फिरोज शाह ने क्या कर दिया? वंशानुगत कर दी। वंशानुगत का इफेक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा, यानी कि जो अपनी मनमार्जी करेंगे सब। फिरोज शाह तुगलक के दुर्बल एवं विलासी उत्तराधिकारी शासन चलाने में अयोग्य साबित हुए, जिससे अमीरों को षड्यंत्र रचने का अवसर मिल गया। यानी कि इनके बाद के जो शासक होते हैं जो योग्य नहीं होते, केंद्रीय शक्ति के अभाव के कारण मंगोलों को भारत पर आक्रमण करने का अवसर मिल गया, क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक ने 29 बार इनके आंदोलन को, मंगोलों के आंदोलन को, आक्रमण को असफल कर दिया था, लेकिन बाद के जो शासक हुए हैं वो संभाल नहीं पाए सत्ता को।
कमजोर राजनीतिक अवसर का लाभ उठाकर तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया, जिसका सामना दिल्ली के सुल्तान थे नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह नहीं कर पाए और अंततः तुगलक वंश का पतन हो गया था। और इसके बाद है ये जो आपका पूरा लेक्चर आपने देखा, ये शिक्षा आयोग के यूट्यूब चैनल पे है और इसका पीडीएफ आप शिक्षा आयोग 2.0 ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। और पीडीएफ को आप जरूर शेयर करें, इस पीडीएफ को जहां से भी आपको मिले, ऐप से मिलेगी, बाकी ये फेसबुक वगैरह पे भी मिल जाती है पीडीएफ नहीं, इमेज के रूप में। तो पीडीएफ को आप शेयर करें, हो सकता है किसी जरूरतमंद विद्यार्थी को ये आप पहुंचा सको। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।